हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल निमोनिक्स डीएलएड। तो जैसा कि हम लोग यू डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसी में हम लोग आज गणित विषय की चर्चा करेंगे। तो जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर के लिए गणित विषय का जो सिलेबस है, उसको हमने क्या किया है, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और वो पार्ट्स को हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपका एक पार्ट एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो उसी क्रम में देखिए, हम लोग का जो पार्ट वन है, पार्ट वन वो ये है कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा एवं मसा। ये लसा और मसा को हम लोग को दो विधि से निकालना है। एक हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है हमारा भाग विधि। तो हमें मेन टॉपिक आने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है, जिसमें हम लोग कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो टर्म है वह है अभाज्य संख्याएं, दूसरा हमारा है भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो एक या स्वयं से बस विभाजित हों। जो अभाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। जैसा एग्जाम्पल में देखिए, 3, 5, 7, 11, 19। इन संख्याओं में खास बात यह है कि ये संख्याएं या एक से विभाजित है या फिर खुद से विभाजित है। जैसा अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो है वह 1 से कट जाएगा और 3 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी और संख्या से कट नहीं सकता। इसी वजह से ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। 7 को देख लीजिए, 7 में भी वही है, 7 भी 1 से कटेगा या फिर 7 से ही कटेगा। तो ऐसी संख्याएं को हम क्या बोल देते हैं? अभाज्य संख्या। दूसरा हमारी संख्या क्या है? वह है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों। ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण में देखिए, 4, 6, 8, 12। ये संख्याएं जो है वो सब क्या है? भाज्य संख्या। अब ये कैसे भाज्य संख्याएं हो गई उसको समझिए। 4 को ले लीजिए आप, ठीक है। तो 4 जो है, 4 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये 4 जो है वो 1 से भी विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है और साथ ही साथ अन्य संख्या मतलब 2। 4 में अन्य संख्या क्या आ रही है? 2, तो उससे भी विभाजित हो रहा है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसे ही हम 8 को देख सकते हैं। 8 जो है वह 1 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है, 4 से भी विभाजित हो सकता है और खुद 8 अपने आप से भी विभाजित हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं? भाज्य संख्या। तो दोस्तों, हमें मेन टॉपिक जाने से पहले हम लोग को उसके बेसिक्स को समझना होगा। तो देखिए, हमारे लोग का जो डायरेक्ट टॉपिक था वो था लघुत्तम समावर्त। तो लघुत्तम समावर्तों को निकालने से या समझने से पहले हमें उसके पार्ट्स को समझना होगा। जैसे देखिए, ये जो लघुत्तम समावर्तक है वो बना किससे? लघुत्तम प्लस समावर्त। लघुत्तम प्लस समावर्त, इसका मतलब इसमें हमको 2 वर्ड्स दिख रहे हैं। एक है हमारा लघुत्तम और एक है हमारा समावर्त, ठीक है। तो समावर्त में भी 2 वर्ड छुपे हुए, एक है सम प्लस आवर्त। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो हमारा पहला जो शब्द था वो था अपवर्त। अपवर्त मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारे पहाड़े पढ़े होंगे, जैसे 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, ऐसा पढ़ा होगा। तो होता क्या है, जैसे ही हम पहाड़ा पढ़ते जाते हैं तो जो जो चीज़ें निकलती हैं वह उसके अपवर्त होते हैं। जैसे 3 है तो 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। ऐसे हम लोग पहाड़ा क्या हो जाएगा? अनगिनत तक पढ़ते जाएंगे। तो जो जो पहाड़े में हमें चीज़ें मिल रही हैं, जो जो हमें संख्याएं मिल रही हैं, वह क्या है? वह बेसिकली क्या है कि वह इस 3 के अपवर्त है। जैसे 3 है, यह भी 3 का अपवर्त है। 6 है, यह भी 3 का अपवर्त कहलाएगा। 12 है, वह भी 3 का अपवर्त है। 15 भी क्या है? 3 का अपवर्त है। ऐसे ही देखिए, 2 की अगर हम बात करें तो 2 का पहाड़ पढ़ेंगे ऐसे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो इसमें जो जो हमें संख्याएं मिल रही हैं वो क्या है? वो 2 के ही क्या है? अपवर्त हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसका मतलब ये होगा कि किसी संख्या का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें हमें अपवर्त मिल जाएंगे। इसका मतलब पहाड़ा तो अनंत तक जा सकता है। इसका मतलब, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई कि किसी भी संख्या के अपवर्त क्या होते हैं? अनंत होते हैं, मतलब इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? समावर्त। समावर्त मतलब कॉमन। अब यहाँ पे हम लोग अपवर्त में क्या था कि संख्याएं हमारी अलग अलग थी, मतलब 3 का हम लोग अपवर्त अलग देख रहे थे, 2 का अलग देख रहे थे। अब समावर्त मतलब क्या हुआ? कॉमन। अब हम लोग 2 संख्याओं के कॉमन अपवर्त को देखेंगे, मतलब जो दोनों में हो। जैसे 3 और 2 की बात करें तो 3 में आपने देखा कि अपवर्त इसके ये रहा, 2 के अपवर्त ये रहा।
अब हम क्या करेंगे, अगर हम आपसे पूछे कि 3 और 2 के कॉमन मतलब कि जो दोनों में हो वो अपवर्त बताएं तो क्या होंगे वो, देखिए 6 है इसमें, फिर क्या है आपका 12 होगा, फिर क्या होगा 18 होगा, इसी तरह से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं समापवर्त, मतलब कि दो संख्याओं के पहाड़े में आने वाली संख्या ही क्या है, समावर्त कहलाती है। और अपवर्त में क्या होता है कि एक संख्या के अपने अपने अपवर्त होते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने सीखा कि समावर्त क्या होता है, तो समावर्त में हमने क्या देखा कि जैसे 3 था और 2 था, तो उसके दोनों अगर हम कॉमन मतलब कि दो दोनों में आता हो अपवर्त, वो क्या थे 6, 12, 18, 24 ऐसे थे सब। अब उसमें हमें क्या है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लघुत्तम समावर्त मतलब लव। अब देखिए समावर्त मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब उसमें क्या है लघुत्तम, लघुत्तम मतलब क्या, सबसे छोटा। तो देखिए 3 और 2 के अगर हम देखा जाए तो इनके समावर्त हमारे यहाँ 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 37 ऐसे से निकलता जाएगा। लेकिन उसमें से भी हमको किसको लेना है, सबसे लघुत्तम। लघुत्तम मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है इन दोनों के बीच का समावर्त, वो है 6। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 और 2 का जो लौसा होगा या फिर लघुत्तम समावर्त होगा वो क्या होगा हमारा 6 होगा, ना कि 12, 18, 24 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि लघुत्तम समावर्तन निकालने की विधियाँ। तो जैसा कि हम बता चुके थे कि हमें लसा निकालने की जो विधियाँ हैं वो दो हैं। पहला हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है हमारा भाग विधि। ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि आपको लघुत्तम समावर्तक का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका मतलब कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग अब इसको दो विधि से निकालना सीखते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारी विधि है जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हमने क्या किया, इस अभाज्य गुणनखंड विधि को समझने के लिए हमने क्या एक उदाहरण ले लिया है। इसमें हमारी संख्याएं हैं 12, 9 और 25। तो हमें क्या करना है 12, 9, 25 का क्या निकालना है, हमें लघुत्तम समावर्तन लसा निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले 12 को ले लीजिए आप। ठीक है, तो 12 क्या होगा, 12 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4, और फिर 4 को क्या लिख सकते हैं आप 3 गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये पूछ रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा हो कि आपको मतलब कि 3 और 4 ही हम क्यों लिए, क्योंकि इसका नाम ही देखिए, इस जो विधि है उसका नाम ही क्या है अभाज्य। अभाज्य मतलब क्या, वह संख्याएं जो एक से कटे या फिर स्वयं से विभाजित हो। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि 3 और 2 क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो भी संख्या दी होगी उसको हम क्या करेंगे, उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 को हम क्या ले सकते हैं 3 गुणे 4, और फिर 4 को भी हम क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, या फिर 2 गुणे 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। फिर 9 को हम क्या ले सकते हैं 3 गुणे 3 या फिर 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। 25 है, 25 को 5 गुणे 5 या फिर 5 का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आ गया कि मतलब जो भी संख्याएं दी होंगी उनको हम क्या करेंगे, उनके अभाज्य गुणनखंड में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब बात आती है लसा कैसे लेंगे। तो लसा का कॉन्सेप्ट ये कहेगा, देखिए जब आपने इनको अभाज्य गुणनखंड में सबको तोड़ दिया होगा तो इसमें आपको कितनी संख्याएं दिख रही हैं, यहाँ पे आपको संख्याएं दिख रही हैं 1 है 2, 1 है 3 और 1 है 5। तो हम क्या करेंगे, हम जो जितनी संख्याएं दिख रही है वह कितनी अधिकतम बार आई हुई है उनको हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, वो आया हुआ है 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। ठीक है, तो लसा में क्या लिख देंगे, पहले 2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर, फिर अगली संख्या को बढ़ेंगे, 3 आया हुआ है, तो 3 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, वो आया है 3 का स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अगली संख्या क्या हुई है 5, तो 5 कितनी बार हुआ है 5 का स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर। और तीनों में क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और 100 गुणे 9 900। तो हमारा जो लसा हो जाएगा 12, 9, 25 का वो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग लसा निकालने की दूसरी विधि की ओर चलते हैं। जो हमारी दूसरी विधि थी वो क्या थी, भाग विधि। इस भाग विधि में तो उसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए उदाहरण के हमने लिया हुआ है 36, 24, 20। तो हमें क्या करना है 36, 24, 20 का क्या निकालना है, लसा निकालना है, वो भी किस भाग विधि से। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग विधि के थ्रू हम पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को एक ही साथ लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया 36, 24, 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम छोटी से छोटी ऐसी संख्या देखेंगे जिससे ये तीनों विभाजित हो। ठीक है, इन तीनों को क्या करना, सबसे छोटी से छोटी देखेंगे जिससे ये तीनों क्या होते हैं, विभाजित हो। तो अब ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही विभाजित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सके उसमें से एक भी विभाजित हो सकता है, 2 भी विभाजित हो सकता है, 3 भी विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो एक भी अगर विभाजित हो रहा है तो उसको हम लोग ले लेंगे। लेकिन हमारे लिए ये अच्छी बात है कि इसमें जो तीनों संख्याएं हैं वो 2 से क्या हो रही है, कट रही है, मतलब छोटी से छोटी संख्या से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2 है, तो 2 से देखिए कितनी बार चला जाएगा, 18 बार चला जाएगा, ये 12 बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए 18, 12, 10 रह गया। अब फिर ये 2 के पारे में फिर से जा सकता है, तो फिर से इसको हम 2 के पारे में लेकर चलेंगे, तो 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10 हो जाएगा।
फिर देखिए अब ये 9 आ गया, 6 आ गया और 5 आ गया। तो आपको पता है कि अब ये 9 और 5 तो 2 के पहाड़े में जाने वाले नहीं, लेकिन 6 अभी भी एक ऐसा दिख रहा है 6 जो 2 के पहाड़े में जा सकता है। तो फिर हम 2 को ही लेके चलेंगे, ये नहीं कि 3 लिख देंगे, ठीक है। हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो 2 हो जाएगा। और जो नहीं कटेंगे उनको हम बस ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 की जगह 9 लिख दिए, 2 3 6 हो गया, 5 का 5 लिख दिए। अब ये 3 9 है, ये तो अब 3 के पहाड़े में कर सकता है, लेकिन 5 नहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 को ले लेंगे। तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 ऐसे लिख देंगे। फिर 3 के पहाड़े में जा सकता है, तो 3 एकम 3 लिख देंगे, 1 का 1 उतार देंगे, 5 का 5 उतार देंगे। अब ये 1 1 5 हो गया है, अब ये 5 के पहाड़े में ही बच जा सकता है, तो 5 लिख देंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है। तो भाग विधि में क्या होता है, भाग विधि को हम तब तक कंटिन्यू करते जाते हैं, क्रम में बढ़ते जाते हैं, जब तक कि यहाँ पे लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे, डेट मीन्स हमारा लॉसा कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जितने टाइम्स ये इधर लेफ्ट साइड में मतलब बाएं साइड में जो ये हमने डिवाइड जैसे से किया हुआ है, उन्हीं को बस हम क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे, वही हमारा लॉसा हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने लॉसा बराबर का लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया। फिर 3 2 बार है तो 3 गुणे 3, फिर क्या लिखा 5, और फिर इन सबको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करते ही हमारा जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वह है महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक को समझने से पहले हम लोग को महत्तम समावर्तक को समझना होगा। तो देखिए महत्तम समावर्तक जो है वह क्या है, महत्तम प्लस समावर्तक लगा, ठीक है। तो समावर्तक में भी 2 शब्द हैं हमारे, एक है सम प्लस आवर्तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विच्छेद करके समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला जो शब्द है वह है अपवर्तक, ठीक है। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम लोग लसव में देखे थे, लसव में हम लोगों ने आवर्त समावर्त ये सब सीखा था। तो वैसे ही ठीक हम लोग महत्तम समावर्तक में भी इसके अपवर्तक और समावर्तक सीखेंगे। तो चलिए अपवर्तक क्या होता है, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 12 है, ठीक है। तो 12 आप देखिए कि 12 जो संख्या है वह किस किस से विभाजित हो सकती है। तो देखिए तो 12 है वो 1 से विभाजित हो सकती है, 2 से विभाजित हो सकती है, 3 से विभाजित हो सकती है, 4 से विभाजित हो सकती है, 6 से विभाजित हो सकती है और 12 से विभाजित हो सकती है। क्या कोई ऐसी संख्या है इनके अलावा जिससे 12 विभाजित हो सके, तो नहीं, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12 के अपवर्तक कितने हैं, 6 हैं, जो 1 2 3 4 6 और 12 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 12 को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कहेंगे इस 12 संख्या। क्लियर हुआ। चलिए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पे 24 है, तो 24 के अगर हम पूछें कि 24 किस किस से कट सकता है या विभाजित हो सकता है, तो हमारा क्या है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो क्या इनके अलावा कोई और संख्या है जिससे 24 विभाजित हो सके, तो बिल्कुल नहीं। अब कोई संख्या ऐसी है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 1 2 3 4 6 8 12 24 दिख रहे हैं, यही क्या है, इस संख्या के क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए नोट, किसी भी संख्या के अपवर्तक निश्चित होते हैं। उस वाले में लघुत्तम वाले में हमने क्या देखा था, किसी भी संख्या जो होते हैं अवर्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। लेकिन किसी भी संख्या के जो अपवर्तक होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसा कि आपने जैसे देखिए 12 है, तो 12 का अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके अपवर्तक जो होंगे वो 1 2 3 4 6 और 12। क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है, नहीं। इसका मतलब कि ये फिक्स है, मतलब 6 ही इसके अपवर्तक होंगे। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या के जो अपवर्तक होते हैं वो क्या होते हैं, वो निश्चित होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं समावर्तक, ठीक है। तो अपवर्तक में क्या था कि हमने संख्या को अलग अलग रूप से देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, समवर्तक हमने 2 संख्याओं को ले लिया। अब इनको हम कॉमन, मतलब कि जो दोनों में आने वाले जो हमारे आवर्तक होंगे उनको हमने ले लिया है, तो वही हमारा क्या समावर्तक हो जाएगा। जैसे कि 12 और 24, तो अगर हम आपसे पूछें कि 12 और 24 को विभाजित करने वाली आप संख्याएं बताएं, तो इन दोनों में आप कॉमन देख लीजिए, तो क्या दिखेगा आपको, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 और 12 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12 जो है ये क्या है, समावर्तक हैं 12 और 24 के। क्लियर हुआ, मतलब कि 1 2 3 4 6 12 जो है वो क्या है, 12 और 24 इन दोनों को विभाजित करने वाले क्या है, हमारे अपवर्तक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समावर्तक कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपवर्तक और समावर्तक समझ चुके हैं। अब बारी आती है महत्तम समावर्तक की। तो जैसे देखिए 12 और 24 की हम लोग बात किए थे, तो 12 और 24 में हम लोग समावर्तक कितने थे, हमारे कितने थे, 6 थे। वो कौन कौन थे, 1 2 3 4 6 और 12।
ये ऐसी 6 संख्याएं थी जो 12 और 24 दोनों को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है महत्तम की। महत्तम मतलब क्या है, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम। तो अगर हम महत्तम की बात करें, अगर अब ये देखिए, ये समावर्तक हो गए 1 2 3 4 6 12। अब बात आती है महत्तम। तो यह आप ये बताइए कि 1 2 3 4 6 12 में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, मतलब महत्तम सबसे बड़ा कौन है। तो आप ये कह देंगे भैया इसमें तो 12 बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 और 24 का ही मौसा कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब कि जब भी दो संख्याएं हों, अगर उसमें हमको महत्तम समावर्तक निकालना होता है तो सबसे पहले हम समावर्तक निकाल लेते हैं, और समावर्तक में जो महत्तम होता है मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वही हो जाता है हमारा मौसा हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग मौसा निकालने की विधियाँ पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग लसा में देखे तो वहाँ पे दो विधियाँ थी, एक था हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा था हमारा भाग विधि। उसी तरह से मौसों को निकालने की भी हमारे पास दो विधियाँ हैं, एक हमारा है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि को समझते हैं। तो गुणनखंड विधि, तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण। देखिए हमारे पास है 24 40 और 64। हमें इन तीन संख्याओं का मौसा निकालना है। ठीक है, तो जैसा हम लोग लसा में किए थे, हम लोग क्या किए थे कि जितनी संख्याएं थी उनको हम क्या किए थे, उनके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या कर लिए थे, तोड़ लिए थे। तो वैसे ही हम 24 को क्या कर सकते हैं, 8 गुणे 3 ले सकते हैं, और इस 8 को क्या ले सकते हैं, 2 का क्यूब गुणे 3 ले सकते हैं। फिर बात आती है 40 और 40 को क्या ले सकते हैं, 8 गुणे 5। फिर इस 8 को क्या ले सकते हैं, 2 का क्यूब गुणे 5। अब ये क्या हुआ है, अपने अभाज्य के रूप में टूट गया है। 64 में भी 8 गुणे 8, 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब बारी आती है कि मौसा कैसे निकालेंगे। तो मौसम में मैंने क्या बताया था कि महत्तम समावर्त मतलब कि इन तीनों नंबर्स में जो ये संख्याएं दिख रही हैं, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में आई हुई है। तो आप कहेंगे सर इसमें मतलब दो है, दो ही एक है जो हमको लग रहा है वो तीनों में दिख रहा है। ठीक है, और उसमें से भी हमको क्या देखना होता है, महत्तम। महत्तम मतलब क्या कि वह कितनी बार अधिकतम आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ भी 2 क्यूब, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 6 आया हुआ है। लेकिन हमें क्या है, तीनों में देखना होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 का क्यूब जो है वो तीनों में आया हुआ है। इसी वजह से हमारा जो मौसा हो जाएगा वो 2 का क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। ये हमारा मौसा हो जाएगा इसका 24 40 और 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग मौसा निकालने की विधि में दूसरी विधि पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, भाग विधि है। अभाज्य गुणन विधि हम सीख चुके हैं, अब हमारी जो विधि है वो है भाग विधि। तो देखिए भाग विधि समझने से पहले हम लोग क्या एक उदाहरण लेनी है जिसमें हमारा 156 221 और 364 है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का भाग विधि के थ्रू मौसा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तीन संख्याएं हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई हम दो संख्याएं लेंगे एक साथ। तो देखिए 156 और 221 जो ये दो संख्याएं हैं ये काफ़ी करीब करीब हैं, ये बहुत दूर पड़ जा रहा है, 364 बहुत दूर है। तो हम क्या करेंगे, करीबी मतलब जो करीब जो दो संख्या है उन्हीं को हम लेंगे। तो हमने क्या किया, 156 और 221 को ले लिया। ठीक है, अब ये नाम है क्या, भाग विधि, मतलब कि हम लोग भाग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को से डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे, और 221 में भाग देंगे। ठीक है, 256 मतलब छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा बड़ी संख्या में। तो 221 ले लिया, अब पहाड़ा पड़ी 156 एकम, 156 हो जाएगा। तो घटा दिए हम लोग तो 65 आ गया। अब ये जो 65 आया हुआ है, अब क्या करेंगे, अब इसमें 65 से इसमें अब भाग देंगे हम लोग। ठीक है, तो 156 यहाँ लिख देंगे, फिर इसमें फिर वही पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 130 हो जाएगा, फिर ये घटा देंगे 26 आ जाएगा। फिर अब 65 में इसको डिवाइड करेंगे तो 26 65 2 चला 13 बच जाएगा। फिर इस 13 को 26 में डिवाइड करके यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया, तो 0 0 आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे 0 0 जब आ जाएगा तो यहाँ पे जो लास्ट जिससे हम लोग डिवाइड किए होंगे, अब इसको हम लोग तीसरी संख्या से डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या हुआ है, 13 को हमने 364 में डिवाइड किया, 13 दूना 26 हो गया, ये हमने सबट्रैक्ट करके यहाँ भी रिजल्ट क्या आ गया हमारा 0 0 आ गया। तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि जो 13 ही है वही इन तीनों का क्या है, मौसा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग HCF LCM निकालना और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हम लोग सीख चुके हैं। अब बारी आती है प्रश्न करने की। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक प्रश्न लेते हैं जिसका आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन कह रहा है कि आप वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें 15 18 48 से भाग देने पे प्रत्येक अवस्था में शेष कितना बचे, 3 बचे। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करने में सबसे बड़ी बात क्या आती है, दिक्कत क्या आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें इसका लसा निकालना है कि मसा निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि हमें इसमें लसा निकालना है कि मसा निकालना है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है उसको आप ध्यान से समझें। वो कह रहा है कि वो आप छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें 15 18 48 से भाग देने पर। इसका मतलब ये हुआ
कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 15, 18, 48 से क्या दे रहे हैं, उसमें भाग दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो संख्या होगी वह इन तीनों से तो बड़ी होगी ही, ये तो कंफर्म हुआ। अब आपको ये पता है कि अगर वो संख्या 15, 18, 48 से क्या है, बड़ी है, इसका मतलब कि वह उसका क्या होगी, मल्टीपल होगी। ठीक है, मल्टीपल होगी वो। और मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि हमें उसमें क्या निकालना होगा, उसका एलसीएम निकालना होगा, डेट मीन्स लसा निकालना होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें 15, 18, 48 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, डेट इज लसा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लसा निकालते हैं। तो लसा निकालने के हम लोग विधि पढ़े थे, दो विधि था हमारा, अभाज्य गुणनफल विधि था और फिर भाग विधि था। तो हम लोग अभाज्य गुणनफल विधि से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 2। 48 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 4, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, मतलब 3 गुणे 2 पे 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर बात करें हम, अतः लसा कितना होगा आपका, लसा, तो यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार मैक्सिमम आया हुआ है आपका, 3 का स्क्वायर आया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे 2 जो है वो 2 4 बार आया हुआ है गुणे, फिर आपका 5 एक ही बार आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आपका 16 गुणे 5 हो जाएगा। 9 गुणे 16 पच्चीस कितना होता है आपका 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 720। ठीक है, तो ये जो 720 निकल के जो संख्या आई हुई है वह कैसी संख्या है, वह ऐसी संख्या है जो 15 से भी विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी और 48 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये कन्फर्म होगा। लेकिन हमसे तो ये पूछ रहा है कि वो आप छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें अगर हम विभाजित करें या भाग दें तो 3 बचे। तो हमने तो वो संख्या निकाल ली जिसमें इसका इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। तो हमें इसमें क्या बचाना है, 3 शेष बचाना है। तो इसका मतलब कि अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो वह हमारी संख्या हो जाएगी। तो अतः हम ये कह सकते हैं, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 720 संख्या वो थी जो इन तीनों से क्या होती विभाजित हुई थी, लेकिन हमें क्या करना है 3 शेष बचाना, तो हम क्या करेंगे इसी में 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 723, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करें जो एक कमरे में इस तरह से फिट हो जाए कि उसे हमें तोड़ना ना पड़े और आसानी से उस पर पूरी फिट हो जाए। और वो जो रूम है उसकी लंबाई आपकी है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है फिर से आप देख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करें जो एक कमरे में जिसकी लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर में बिना तोड़े फिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए, तो वही बात है फिर कि हमें इसमें समझना होगा कि हमें लसा निकालना है कि मौसा निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि रूम आपका क्या है बड़ा है और ये जो टाइल्स होंगी वो क्या होंगी छोटे छोटे वर्गाकार के शेप में होंगी। इसका मतलब कि हमें आखिर निकालना है वर्गाकार टाइल्स की भुजाई निकालना है। इसका मतलब वो चीज़ क्या है रूम के कंपेयर में या उसकी तुलना में क्या है छोटा है, और छोटा होने का मतलब कि वो उसका क्या रहा होगा फैक्टर रहा होगा, क्योंकि मल्टीपल बड़ा होता है फैक्टर क्या होता है छोटा होता है। अब यह बात किसकी कर रहा है, बेसिकली वो फैक्टर ही की बात कर रहा है। जब फैक्टर की बात है इसका मतलब कि हमें मौसा लेना है। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं हमको, अब देखिए इसको क्या है ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 64 मीटर 7 सेंटीमीटर को हम 6407 सेंटीमीटर लिख देंगे, 20 मीटर 21 सेंटीमीटर को 20 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ये दो संख्याएं हमको मिल गई। अब इन दोनों को हम क्या निकालेंगे मौसा निकालेंगे। मौसा के फिर वही हमारे पास दो तरीके हैं, या तो गुणनखंड के थ्रू चले जाइए या फिर आप भाग, तो आसानी रहेगा भाग के थ्रू आप जाइए। तो 20 21 है छोटी संख्या में क्या करेंगे बड़ी संख्या पे भाग देंगे। आप ऐसे ऐसे कर लेंगे, फिर देखिए 3 के बारे में ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये आप पूरा कर लेंगे, हम लोग समझ चुके हैं। तो अदम हमने देखिए यहाँ फिर क्या आ गया 0 0 आ गया। इसका मतलब कि 43 से क्या रहा इसका मौसा रहा, और वो मौसा ही क्या हो जाएगा इस वर्गाकार टाइल्स से क्या हो जाएगी भुजा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइल्स की जो भुजा होगी वही क्या होगी 43 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अपने आज का चैप्टर 1 का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी आपके सजेशंस हो या फिर जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उसको क्या करें हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।